whole concept, lecture 3. So till now what we have seen is कि अगर हमें mass पता है then we can calculate number by this formula. Number of moles is nothing but given mass of sample divided by molar mass. So we will be able to calculate number of moles and number of molecules. ठीक है? Then it is going to be number of moles into Na. ठीक है? अब वो बात बता, क्योंकि एक मोल में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब अगर एटॉमिक स्पीसीज हो कहीं पे तो वहां पे मॉलिक्यूल कितना, मतलब अगर आप देखोगे तो एटम में है ना, अगर एटम को कहीं पे पूछ लिया जाए कोई एटॉमिक स्पीसीज है ना, एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू से कि टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ atoms of helium in a sample, you know, having 48 gram helium. ठीक है, अच्छा, this is A. If we will remove 9 into 10 to the power 23 atoms from sample, है ना, find remaining number of atoms. Now you understand this कि when they have given helium it is going to be, है ना, अगर उन्होंने हीलियम दे रखा है तो ये एटॉमिक स्पीसीज होगी. ठीक है, ये क्या होगी, एटॉमिक स्पीसीज होगी. तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाले फॉर्मूले में लिखने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स. एटॉमिक स्पीसीज में मॉलिक्यूल तो है नहीं तो हम डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स लिख सकते हैं. लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज है ना, जैसे H2O है और उसमें पूछ लिया गया नंबर ऑफ एटम्स, तो पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल से फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे. समझ में आया? ठीक है, राइट. तो ये यहाँ पे एटॉमिक स्पीसीज है तो आप नंबर ऑफ एटम्स वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो. तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर इसको मान लो मॉलिक्यूल करके भी अगर आपको याद रखना है तो आप समझ सकते हो मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक ही एटम है ना. ये वाला मेथड हमारा जो है ना, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे फिर एक मॉलिक्यूल में देख लेंगे कितने एटम है, तो यहाँ पे एक ही एटम है तो उससे भी आप समझ सकते हो, है ना, आसान रहेगा. तो बताओ भाई जल्दी से, फास्ट. How many number of atoms you have been given mass? हीलियम का मास पता है आपको, मोलर मास हीलियम का, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम 4. ठीक है, 4 ग्राम्स. सो वी कैन डायरेक्टली राइट नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे अगर यहाँ पे लिखेंगे तो. सो आई एम राइटिंग हियर नंबर ऑफ मोल्स हो गए 48 डिवाइड बाई 4 दैट इज 12. एंड यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, एटम्स आर नथिंग बट 12 Na. ठीक है, Na से मल्टीप्लाई कर दिया. Now you can do what, यहाँ पे कितना है इन्होंने, we will remove how many number of atoms, 6 into 9 into 10 to the power 23. 9 into 10 to the power 23 का मतलब कितना है, how many removed moles, ऐसे देख लो, removed moles are going to be, तो removed moles निकालने हैं तो क्या है, यहाँ पे number of atoms दे रखे हैं, divide by Na कर देंगे. तो removed moles is going to be 9 into 10 to the power 23 divided by 6 into 10 to the power 23. ठीक है, so you can write 1.5 and then you know कि 12 मोल्स शुरुआत में थे, अभी 1.5 रिमूव किए हैं तो रिमेनिंग मोल्स कितने हुए,
12 minus 1.5, so that is 10.5, and atoms कितने हो गए? 10.5 into Na. Somebody wants, let's say, exact value, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 66 into 10 to power 23, और यहाँ पे 12 होगा तो, है ना, ये कितना होगा? सॉरी 63, नॉट 63, 63 into 10 to power 23, और ये हो जाएगा 72 into 10 to power, ठीक है। अब भाई ये बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ तक भी दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि कई बच्चों ने, है ना, ये मोल वगैरह पहली बार पढ़ा है, तो मैं यस और नो, जिनको यहाँ तक दिक्कत हो रही है, मोल में शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होती है अंडरस्टैंडिंग में। है ना, मैंने पहले ही बोला था मोल और मॉलिक्यूल में समझ, मतलब घबराना नहीं, मोल अलग है, मॉलिक्यूल अलग है। मोल क्या है? एक नंबर, है ना, मोल, और उसके बाद मॉलिक्यूल अलग चीज है। मॉलिक्यूल क्या है ना, कोई भी स्पीसीज है उसका एक मॉलिक्यूल। अब मैं ले लेता हूँ डाउट, है ना, जल्दी से फास्ट, बहुत सारे लोगों ने अभी वोट नहीं किया, जल्दी जल्दी वोट करो आप लोग, तो मैं डाउट ले लेता हूँ, एंड देन वी विल मूव अहेड कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, बोलो। Sir, please can you explain the second part, D1? तो भाई ये बताओ, हमने इसमें से हटा, ये हमें पता था 12 Na नंबर ऑफ एटम्स पता थे, उसमें से कुछ मोल्स हटा दिए, कुछ एटम्स हटा दिए, तो मोल्स हट गए, सही है ना? Yes, sir. हाँ, तो अब कितने नंबर ऑफ एटम्स हटा दिए? 9 into 10 to power 23, तो हमने मोल्स निकाल लिया, राइट? कितने मोल्स होंगे? जब भी आपको नंबर दे रखा है आप मोल्स निकाल सकते हो ना, Yes, sir. है ना? एक मोल में 6 into 10 to power 23 होता है। क्या होता है वो आप ध्यान रखो, एक मोल हीलियम एटम है तो 6 into 10 to power 3 हीलियम एटम होगा, है ना? मोल क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है। अगेन कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोल का मतलब क्या है। तो मोल एक नंबर है, जैसे मैंने बोला डोजन, डोजन के बारे में बोला था। लेट्स से अगर मैं बोलूं ₹100, है ना, 100 लिखो, 100 इज ए नंबर, 100 के पीछे अगर रुपीज लगा दूंगा तो 100 रुपीज हो जाएंगे, 100 के पीछे डॉलर लगा दूंगा 100 डॉलर हो जाएंगे। क्या डॉलर और रुपीज सेम है? नहीं है ना? डॉलर और रुपीज सेम है? नहीं है। तो आप क्या हमेशा कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इन सब चीजों में, है ना, बार बार? अगर मैंने कहीं लिखा, लेट्स से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, इफ आई हैव सेड, है ना, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, एंड यहाँ लिखा 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड यहाँ पे बताओ दोनों बातें सेम है क्या? 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या है? सिंपल, 6 into 10 to power 23 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम क्या होता है? O केवल, है ना? So 6 into 10 to power 23 O। अब मैंने बोला 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देन व्हाट विल हैपन? 6 into 10 to power 23 क्या? O2, है ना? जैसे मैंने बोला 100 रुपीज, फिर मैंने बोला $100, क्या दोनों सेम है क्या? 100 दोनों में सेम है सर, बट ये पीछे वाला सेम है क्या? नहीं ना, पीछे वाला सेम है क्या? किसको किसको स्पेसिफाई कर रहा है? वो सेम है नहीं, तो क्या होगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फिर किसी ने बोला इसमें नंबर ऑफ एटम बताओ, तो हमने देख लिया भाई इस मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो 6 into 10 to power 23 into 2, तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन एटम। क्लियर हो रहा है ये डाउट? Yes, sir. है ना? चलो, और तो अभी ये काफी लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने, है ना, काफी लोगों को ये बातें क्लियर हो गई भाई, ये समझ में आ रहा है, इससे कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो रहा है। कई लोग तो यही बोल रहे थे, तो उसमें लगभग काफी लोग कह रहे हैं कि उनको ये बात नहीं समझ में आ रही, तो आई एम जस्ट आस्किंग डाउट्स। पहले मुझे ये बता दो, है ना, टर्मोलॉजी पे ध्यान दो, टर्मोलॉजी क्या लिखी हुई है,
फिर कुछ और टर्म्स थे, ग्राम एटम्स मतलब मोल होता है, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल हो गया, तो टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, राइट। और पूछ लो कोई डाउट जिनको कंफ्यूजन है। यस Sir, actually, I wanted to ask that why did we divide it by 6 into 10 raised to power 23? अरे ये बताओ, अच्छा ठीक है। अब मैंने बोला, लेट्स से आई सेड कि हमको ये पता है 1 मोल इज नथिंग बट 6 into 10⁻23, राइट। एटम्स और मॉलिक्यूल जो भी इसके पीछे होगा, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो एटम लिखेंगे, O2 लिखा है तो मॉलिक्यूल लिखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं टाइम बीइंग मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ, राइट। ये पता है। अब मान लो मैंने बोला यहाँ पे 1.5 मोल, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या नहीं इधर। Yes, sir. तो अगर मुझसे पूछा गया था 1.5 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं क्या करता, इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, Yes. राइट। अब मैंने उल्टा पूछ लिया, मैंने ये नहीं बोला, मैंने आपको बोला ये है, ये ऑलरेडी दे रखा है नंबर ऑफ एटम, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, Yes, sir. है ना, डिवाइड करना पड़ेगा ना, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा किसको, ये 1.5 उल्टा, ये आपको समझ में आया। ये वैल्यू लिखी हुई है 9 into 10⁻23, और यहाँ पे आपको मोल नहीं पता है, एक्स मोल होगा ये, यू डोंट नो, ठीक है, ये आपको Yes. पता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये फैक्टर बताना है, ये फैक्टर क्या था, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया था, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, ये फैक्टर क्या फैक्टर था ये आपको पता करना है। तो आप लिखोगे एक्स मोल है, एक्स इंटू 1 मोल, 1 मोल का मतलब है 6 into 10⁻23, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 into 10⁻23 डिवाइड बाई 6 into 10⁻23, तो ये फैक्टर आपको मिल जाएगा 1.5, Yes, sir. Got it. है ना। तो इसलिए कर लिया। जब भी हमें मोल्स निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उनको 6 into 10⁻23 से डिवाइड करेंगे। Okay, sir. व्हाट इज 10⁻23, मोल का एटॉमिक एवोगाड्रो नंबर याद रखो भाई, आप लोगों का टेस्ट आ रहा है पास में, है ना, एक और TWT, छोटी छोटी चीजें भूलो मत, ठीक है। 6 into 10⁻23 अभी नहीं, ये कैलकुलेशन तो यस यूनिटरी मेथड बहुत पहले 5-6 क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन कई बच्चे नहीं उसमें अच्छे होते हैं, राइट। तो डोंट वरी, जो अच्छे नहीं है परेशान मत हो, पूछते जरूर हो। सर तो इफ एटॉमिसिटी इज गिवन देन इट्स मॉलिक्यूल, अगर एटॉमिसिटी का मतलब क्या है आपका, अगर वो नंबर नहीं देंगे, वो आपको O2 स्पीसीज देंगे ना, और अगर उन्हें ऑक्सीजन मेंशन करना है, दे आर गोइंग टू राइट ऑक्सीजन, तो O2 हो गया, केवल ऑक्सीजन गैस ऐसे लिखा है, ऑक्सीजन गैस तो O2 हो गया। अगर उन्हें ऑक्सीजन एटम में स्पेसिफाई करना है तो वहां लिखेंगे वो स्पेसिफिकली एटम, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और नहीं लिखेंगे तो ऑप्शन में चेक करना है कि ऑप्शन में क्या बन रहा है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो दो आंसर रख देंगे, कई बच्चे पूछते हैं सर दोनों हो गए तो क्या होगा, भाई एक ही आंसर रखेंगे। अगर वो चाहते हैं कि आपसे आप दिमाग थोड़ा और लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, तो बाय चेकिंग द ऑप्शन यू कैन से कि यू कैन थिंक कि ऑक्सीजन एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। मेरी बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, बिफोर वी आर मूविंग अहेड, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अभी बताओ, जैसे कहीं पे लिखा है व्हाट इज द टोटल चार्ज, है ना, ऑन 1 ग्राम एटम Al3+, ये क्वेश्चन है ना। इसको दो में बताना है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, राइट, यू कैन राइट, और दूसरा है आप एब्सोल्यूट वैल्यू इन कूलम्स, ठीक है। तो दोनों दोनों आंसर बताने हैं। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 1 ग्राम एटम एल्यूमिनियम 3+, ग्राम एटम का मतलब क्या होता है,
1 मोल, है ना। ग्राम एटम का मतलब क्या है? 1 मोल। यस, बोलो भाई। सर सपोज हमारे पास दिया है कि वी हैव 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब उसमें 1 मोल है। नहीं, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिखा है ना, ग्राम एटम नहीं लिखा है ना। 1 ग्राम का मतलब क्या है? सर उसका मास। मास, तो उसका मास दे रखा है, लेकिन ग्राम के साथ एटम भी आ रहा है तो वो मोल है। क्लियर है भाई ये बात? हाँ सर। ठीक है, हाँ बोलो जल्दी। हेलो सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो 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 सर। फॉर आयंस वी आर गोइंग टू राइट ग्राम आयन, ठीक है। फॉर आयंस वी आर गोइंग टू राइट 1 ग्राम आयन, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, वो 1 मोल हो जाएगा। यहाँ मोलर मास की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे 1 मोल दे रखा है। वैसे एल्यूमिनियम का मोलर मास क्या होता है? सॉरी, अच्छा यहाँ पे ग्राम आयन लिखना चाहिए था। ओके, ग्राम आयन। यस यस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो द टोटल चार्ज, ये बताओ, इस Al3 प्लस में अगर हम देखेंगे तो Al3 प्लस में कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव का इन 1 आयन, है ना। क्योंकि हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो फिर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कितना आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, इन 1 आयन। तो अगर 1 ग्राम आयन दे रखा है तो इन 1 ग्राम आयन क्या हो जाएगा? 3E इंटू Na, है ना। एक आयन में 3E, तो 6 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम आयन का मतलब है 1 मोल, तो इतना आ जाएगा Na। क्लियर है? 3E Na, तो एक आंसर तो ये आ गया, 3E इंटू Na, 6 इंटू 10⁻23। So you can write 18 into 10⁻23 E. And what is the charge of electron? We know, है ना, 18 into 10⁻23 into 1.6 into 10⁻90. So we are going to solve. We will be able to get in coulombs, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। अभी हाँ 18 पे ही रखना है, ठीक है, इसमें ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखनी है ना। ऑलवेज रिमेंबर, लाइक कैलकुलेशन पर्पज के लिए आप ये लिख सकते हो 6 इंटू 10⁻23। हाँ भाई, और कोई डाउट? चले फिर आगे आज का कंटेंट पढ़ा लेते हैं। और कोई किसी को डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलो, अब ये पुराना रिजल्ट था, है ना। 61% पीपल सेड कि उनको कुछ दिक्कत आ रही है, राइट। नाउ वी आर रीलॉन्चिंग द पोल। लेट्स से नाउ यू विल सी भाई कितने लोग हैं अभी भी जिनको क्लियरिटी नहीं आ रही है ना। सिंपल है। अरे नहीं आदित्य, मैंने खुद बोला था कि 2 में करेंगे कन्वर्ट, है ना। तो देखो, क्वेश्चंस जो है मोल्स के वो लैंग्वेज में ट्रिकी हैं, आपको टर्म्स बहुत सारे मिल रहे हैं। तो जिन लोगों को टर्म्स में दिक्कत आ रही है ना, जिनको अभी लग रहा है कि उनसे नहीं हो पा रहा है, वो क्या करें, वो टर्म्स एक जगह लिख लें, है ना, समरी बना लें उनकी, कि ग्राम आयन क्या है। ग्राम अलग अलग चीजें हैं ना, एटम अलग है, आयन अलग है, मॉलिक्यूल अलग है, तो टर्मोलॉजी भी अलग अलग हो गई, राइट। उन सबको आप बना लो, उससे थोड़ा और आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी फास्ट।
हाँ सर- बोलो जल्दी। हाँ बेटा। सर Al3+ में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना? इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे, यस, 3+ आपने के लिए क्योंकि उसमें 13 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को खा लिया, बचा कितना, 3 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन का चार्ज बचा, तभी तो 3+ लिखा है उसे। हाँ ठीक। ठीक है, ओके, सो ऑलमोस्ट वी आर एबल टू गेट दिस नंबर। ठीक है, तो मेरे को लगता है कई बच्चों को कॉन्फिडेंस की कमी है। अभी देखो काफी सारे बच्चों ने बस पूछा तो उनको काफी कुछ लोगों की देखो वोट चेंज हो गया है ना, पहले हम 61% देख रहे थे, नाउ इट हैज डिक्रीज टू 23, राइट। सो ये थोड़ा और डिक्रीज हो जाएगा अगर थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे, और टर्मिनोलॉजी लिखनी है ना, फॉर्मूले एक जगह लिखते जाने हैं, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैन बी ए डिफिकल्ट चैप्टर अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है और आप डर जा रहे हो, है ना, क्या पूछा जा रहा है, आप उसमें क्लैरिटी नहीं रख रहे हो, है ना, तो क्लैरिटी रखो और पूछो जितना हो सकता है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये 23% पीपल आर नाउ सेइंग कि ठीक है, मुझे थोड़ी दिक्कत है, बाकी सबको आ गया। चलो, और कोई किसी को डाउट, एनीवन? चलो, E is the charge. E is the charge of electron, है ना। यस मानस। हम्म, सर हमने 1.6 into 10⁻19 लिया। क्या हमने 1.6 into 10⁻19 लिया। क्यों लिया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इतनी जल्दी भूल जाओगे एटॉमिक स्ट्रक्चर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 into 10⁻19। -19, आप 19 बोल रहे हो, -19 है ना, 19 तो प्लस हो जाएगा, राइट। हाँ। तो ये गुलाम में आ गया, ये सी लिखा हुआ है यहाँ पे, बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो, ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिए, अभी तक हमने पढ़ लिया है मास एंड नंबर रिलेशनशिप। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लिटिल बिट मोर, तो उसमें आता है नंबर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है, फॉर गैसेस। तो देयर इज ए वन इज कॉल्ड अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। For gaseous substance only, ठीक है। भवेश, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, अगर आपको चार्ज देखना है तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है चार्ज। व्हाट इज द चार्ज? आप बोलोगे Na+, पे चार्ज क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, पॉजिटिव। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, पॉजिटिव। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है 3 कैसे है, तो मैंने समझाया, आप प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन कर लो, उससे आइडिया लग जाएगा, बट यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। सो फॉर गैसेस सब्सटेंस ओनली, तो उन्होंने बोला कि फॉर एनी टू गैसेस, है ना, फॉर एनी टू गैसेस इफ they are present, they are at constant temperature and pressure, they are at constant temperature and pressure। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो 2 गैस हमने 2 कंटेनर में ली, दोनों एक जैसे कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे अगर इसका टेम्परेचर लेट्स से 300 केल्विन है, मान लो ये गैस है O2 और यहाँ पे लिखा हुआ है N2, और इसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन। यहाँ प्रेशर भी अगर मान लो लेट्स से वी आर गोइंग टू से 1 atm है ना, प्रेशर इज गिवन इन atm,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर इज गिवन इन केल्विन, ठीक है। तो इनका टेम्परेचर एंड प्रेशर ये 300 केल्विन 1 atm, एंड वी आर गोइंग टू से, ठीक है, कि वॉल्यूम भी लेट्स से सेम है ना? अगर वॉल्यूम लेट्स से यहाँ पे 1 लीटर लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 1 लीटर लिखा है, ठीक है। तो इफ फॉर एनी टू गैसेस दे आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हैविंग सेम वॉल्यूम, having some volume, the number of molecules of these gases will also be same. So this is Avogadro hypothesis. कि अगर मान लो है ना कोई दो गैसेस हैं जो कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रखी हुई है और उनका वॉल्यूम भी सेम है ना, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर इनका वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, देन है ना, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल आल्सो बी सेम। ये थी अवोगाद्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक। अब ये बात इन्होंने कैसे कही, तो ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है गैसेस लॉज का, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं नोट। हालांकि ये जो गैसेस लॉज हैं और ये जो इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ ये है ना, इन ऑल दोज लॉज देयर आर लॉट ऑफ लेट्स से गैसेस लॉज, उनके बेसिस पे एक इक्वेशन बनी है। तो हम बस अभी इक्वेशन समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट इक्वेशन? ये इक्वेशन आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है। सो नोट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये पढ़ी है इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो, ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं नो, जस्ट फोकस हियर। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है, where P is nothing but pressure। यूनिट्स क्या क्या है इसकी ये देख लेते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, पहली यूनिट है लेट्स से इसमें बोलते हैं प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स बाय एरिया, है ना, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स बाय एरिया। तो देन वी आर गोइंग टू से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हिच इज कॉल्ड पास्कल, है ना। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 पास्कल, ठीक है, पहली यूनिट। सेकेंड यूनिट 10 to power 5 Pascal is equals to 1 bar, 1 bar. And third, let's say unit 1.013 into 10 to power 5 Pascal is nothing but 1 bar, sorry 1.013 bar, which is also equals to 1 atm, ठीक है। यूनिट याद रखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गैसेस स्टेट किसमें पढ़ाया गया है भाई? 9th 10th में कौन से उसमें है गैसेस स्टेट? मानस ये बोलो बेटा। थोड़ा बहुत 9th में था, ICSC बोर्ड में होगा, ओके, CBSE में नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये एक इक्वेशन होती है, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड देन आई विल टेल यू, ठीक है, यहाँ पे ये कैसे हम लिख रहे हैं। तो PV इक्वल्स टू nRT, वहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर की कई सारी यूनिट होती है, एक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, विच इज पास्कल, पास्कल से मिला बार, एंड बार से मिला ATM, ठीक है। ATM is atmospheric pressure, ATM is atmospheric pressure, not
एनीथिंग एल्स, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे हम बोलते हैं ना अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, विच इज रफली अराउंड 180, ठीक है। फोर्थ क्या है, तो 1 atm is nothing but equals to 760 mm of Hg, 760 mm of Hg, ठीक है। ये भी एक यूनिट है, आगे देखेंगे। मैं बस यूनिट बता रहा हूँ, है ना, बस आपको थोड़ा बस पता होना चाहिए, जब भी आपको क्वेश्चन आए ऐसा आप देख लेना ये नोट्स, ठीक है। जब हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे ये यूनिट कैसे आई है, राइट। So 1 atm equals to 760 mm of Hg, and 1 mm of Hg is nothing but 1 torr. So that is also 760 torr. ठीक है, ये हो गई यूनिट्स ऑफ। राजदीप तुम्हारी आवाज नहीं आती, तुम मुझे अपना लिख के दे दो, ठीक है बेटा। आपका जो भी डाउट है आई विल आंसर। एक एक करके आएंगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी है बेटा, इसमें एम तो मुझे दिख ही नहीं रहा। फर्स्ट वन, आप हाथ उठाओ बेटा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आइडियल गैस का मतलब है a gas which is having ideal behavior, and जैसे हम नॉर्मल गैस लेते हैं ना, जो भी है, राइट, उसको अभी आप आइडियल गैस ही मान लोगे। उसका एक आइडियल बिहेवियर है, वी विल डिफाइन इट लेटर। एक एक करके आते हैं भाई, बताएंगे, सब बताएंगे। कितना हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो गया, पीयू पता चल गया वेयर। यहाँ पे ये यूनिट्स हो गई, अब हम चलते हैं आगे। वेयर V is volume of container which is also equals to volume of gas, ठीक है। तो याद रखना कंटेनर है ना, जिस कंटेनर में होगा गैस उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, राइट। तो विच इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ गैस। यूनिट क्या होगी, एक तो आपको पहले ही पता है 1 मीटर क्यूब, तो रिमेंबर इट, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर, है ना। ये यूनिट और कन्वर्जन याद रखने हैं। दूसरा है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 1 लीटर, एंड तीसरा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 1 ml, ठीक है। ये 3 यूनिट कन्वर्जन याद रखने हैं। ये वॉल्यूम हो गया। फिर पीवी इक्वल्स टू एन। एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। टी आर पे थोड़ी देर में आएंगे। टी इज नथिंग बट, अगर हम देखेंगे टी, तो टी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ गैस। इसकी यूनिट आपको पता ही है, नहीं पता है तो एक बार लिख लेते हैं, केल्विन। सो के से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। दूसरा है सेंटीग्रेड, इन दोनों में ही ज्यादातर रहता है ना। सो व्हाट विल हैपन, वी आर गोइंग टू राइट लेट्स से T डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज नथिंग बट 273 प्लस T केल्विन, है ना। जैसे अगर मैंने लिखा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 273 प्लस 27 केल्विन विच इज 300 केल्विन, ठीक है। थर्ड इज है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, फ़ारेनहाइट से हम डिग्री कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो
Fahrenheit minus 32 divided by 9 is nothing but degree centigrade divided by 5. This is the relation. आप सेंटीग्रेड में निकालो, उससे फिर आप केल्विन में निकाल सकते हो. ठीक है. चलो, ये यूनिट हो गई. अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें जिन लोगों के इंटरेस्ट नहीं है और जो इधर उधर की बातें पूछ रहे हैं उनको मैं भगा दूंगा. है ना. जो मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है तुम्हें आता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं आता है. कोई मुझसे आर की बात पूछ रहा है, कोई मुझसे, अब ऐसे कैसे होगा? मैं सबके अगर आंसर देते रहूंगा तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. जिस सीक्वेंस में चल रहा हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा भरोसा है कि सर सब बताएंगे तो वेट करो ना. जितनी क्यूरियोसिटी क्लास के बाद पूछो. सीक्वेंस में अगर आप लोग इधर उधर की बातें पूछते हो तो जिसका डाउट है उसको तो आंसर मिल जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि डाउट क्या पूछा गया बाकी लोगों को, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं. जो मैं यूनिट कन्वर्जन बढ़ा रहा हूँ वो आप लिखो ढंग से, उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो, तो मैं बताऊंगा. टॉर इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर. देयर इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर इज आल्सो पीएसआई, पाउंड स्क्वायर इंच. वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो मुझे यूज नहीं है यहाँ पे. कहाँ यूज होता है? जब फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड के बारे में पढ़ोगे आप. पाइप में अगर आप देखोगे ध्यान से तो वहाँ डायमीटर होता है. किसमें होता है? इंच में होता है ना. अगर आप कभी पाइप खरीदने गए हो तो आपको आइडिया होगा कि पाइप का जो डायमीटर है वो इंच में दिया जाता है. तो जितने भी यहाँ पे भी गैसेस फ्लो हो रही हैं या फिर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, वहां पे प्रेशर पाउंड पीएसआई में देते हैं, पाउंड स्क्वायर इंच. है ना. सेंटीग्रेड सिंबल आपको नहीं पता बेटा? यश यवाले पहली बार पढ़ रहे हो? सेंटीग्रेड देखा नहीं आज तक जिंदगी में? हाँ बोलो. यस सर. क्या हुआ बेटा? तो सर सेंटीग्रेड का वो सिंबल है सर. सिंबल नहीं पढ़ा आज तक? डिग्री सेंटीग्रेड का ही देखा नहीं हमने? सेल्सियस है सर. डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. सेंटीग्रेड स्केल का नाम सेल्सियस है. हेलो. ठीक है. हाँ हाँ ठीक है, सेल्सियस स्केल का नाम है. ठीक है. लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि ये पहली बार देख रहे हो. नहीं. ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो. Okay. What we have done is PV equals to nRT. PV equals to nRT. Now we know pressure, volume, and the moles and temperature. Now what is going to be R? R की वैल्यू क्या हो जाएगी? PV by NT. है ना. तो इसमें यूनिट क्या बनेगी? R की यूनिट. सो R की यूनिट बनेगी, अगर मान लो ये ATM में लिया तो ATM, वॉल्यूम लीटर, है ना, डिवाइड बाई मोल केल्विन. ATM लीटर पर मोल केल्विन. ठीक है. एक ये यूनिट होगी. दूसरी यूनिट क्या हो गई? अगर मैं न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखूंगा, वॉल्यूम फिर मीटर क्यूब में लिखूंगा, डिवाइड बाय मोल. मोल तो मोल में ही रहेगा और ये केल्विन. तो ये क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर बाय मोल केल्विन. ठीक है. न्यूटन मीटर क्या होता है? वर्क. न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस.
So that is joule per mole. And since we have two different units over here, joule से फिर आप calorie और कुछ और भी बना सकते हो. We are having two different units over here. That's why we have two values of R. One value of R is nothing but we are going to say 0.0821 atm liter per mole Kelvin. And another value is 8.314 joule per mole Kelvin. These are called universal. R is called universal ideal gas constant. तो ये एक कांस्टेंट है, जैसे हमने k Q1 Q2 by R square में k जो कांस्टेंट देखा था और उसकी वैल्यू आई थी 9 × 10⁻⁹ (9), वैसे ये है R is called universal ideal gas constant. ठीक है. Now अब और क्या बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये यूनिट कन्वर्जन, ये इस अगर मुझे ये पता है तो ये निकल सकता है. कैन यू ट्राई एटीएम को कन्वर्ट करो न्यूटन मीटर स्क्वायर पे, जैसे मैंने समझाया था. लीटर को कन्वर्ट करो मीटर क्यूब में. देन लेट्स सी कैन यू फाइंड दिस. चलो यूनिट कन्वर्जन बताओ. So for temperature, the standard unit we are going to use Kelvin. ठीक है. मैं ये कह रहा हूँ, देखो हो सकता है कि कुछ गलतियां मैं कर रहा हूँ यहाँ लिखने में कहीं पे भी, बट आप कॉमन सेंस तो रखो. ऐसा तो नहीं है. और रिलेटिव डाउट्स पूछो. अभी मैं परेशान हो जाता हूँ यार, आप लोगों के डाउट्स इधर उधर के आने लग जाते. कोई मुझसे अभी ये पूछ रहा है कि सर श्रोडिंगर इक्वेशन का वेटेज क्या है. तो कैसे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को? या तो ये है कि आप पढ़ना नहीं चाहते मुझसे. भाई इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ मैं. सबके डाउट ले रहा हूँ, सबको अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन बता दो मुझे. केमिस्ट्री सीखने का मन है, यस और नो? आई हैव नो आइडिया कौशल. मुझे इनमें बिल्कुल भी फैक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. मुझे केवल कॉन्सेप्ट आते हैं. ठीक है. मुझे थ्योरी पार्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि कोई चीज कैसे क्यों है ना, उसका सिंबल वैसा ही क्यों बना है ना, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली. कोई नहीं पूछता. ये आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, वो क्लियर रखो. डेसीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है? 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर. बोलो बेटा. Sir, can you explain the unit conversion for R? हाँ अभी बताऊंगा ना. मैंने आपको बोला था कि आप करके देखो. अब देख लो, अगर इसमें यूनिट कन्वर्जन लगाना है तो ये वैल्यू कैसे आई होगी.
राइट। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 0.0821, एटीएम को लिख लो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है। लीटर को क्या लिखेंगे 10⁻³ मीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल और केल्विन तो सेम ही है। बस हो गया। अभी आप इससे कट कर दो, राइट। अब ये आ जाएगा आपका 0.0821 इंटू 1.013, यहाँ पे मीटर बचा है ना, और इससे ही हटा देंगे तो 10⁻² बचेगा 0.013 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो न्यूटन मीटर डिवाइड बाई मोल केल्विन। अब यहाँ से भी देख सकते हो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8.21 बन जाएगा, एंड देन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 1.013 तो यही वैल्यू आ जाएगी आपकी। $8.314 जूल पर मोल। ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है इनकी ना, अब ये कैलकुलेशन कहीं पे अगर आ गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी आर की वैल्यू, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा होगा। तो हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लेते हैं 1/12। क्या लिखते हैं 1/12? 1/12 इज 0.0825। तो 1/12 से जो आंसर आएगा वही आंसर। अगेन एक्यूरेट आंसर पे नहीं जाना है ना, बी स्मार्ट, गेट द अप्रोक्सीमेट आंसर एंड देन चेक द ऑप्शन। 0.0821 को क्या लिख सकते हैं 1/12। ठीक है, और ये 8.314 को क्या लिख सकते हैं 25/3। क्या लिख सकते हैं 25/3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ये वैल्यू। डन। सर हाँ बोलो। आपने वो जो आर के लिए आपने 2 पॉइंट लिखा था ना, लाइक एटीएम टू लीटर, और मेरे को उसमें डाउट है कि कैसे होगा। किसमें डाउट है? हाँ सर, यूनिट वाले पार्ट में। तो प्रेशर की यूनिट लिखते जाओ, प्रेशर एटीएम में लिख सकते हैं, वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर को यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। ओके ओके, समझा। ठीक है, ये सारा पार्ट जो है वो हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे गैसेस स्टेज में, बट अभी काम के लिए इतना काफी है, यूनिट कन्वर्जन एंड द वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं अवोगाद्रो हाइपोथेसिस को। तो फॉर्मूला क्या था, PV इक्वल्स टू nRT। तो मान लो कोई गैस A है और उसके लिए अगर हम देखेंगे प्रेशर हमने सेम रखा है, प्रेशर A और B गैसेस का। लेट्स से we are going to apply let's say this Avogadro hypothesis for two gases, let's say A gas, B gas। A gas के लिए PVA equals to Na RT, और यहाँ पे B गैस के लिए NB RT। तो VA गैस क्या हो जाएगा, what is the volume of gas A, which is nothing but NaRT by P, which is a constant term, so K वैल्यू है ना सब, क्योंकि ये सब वैल्यू बराबर है, इसके लिए भी है ना। तो BB क्या हो जाएगा यहाँ पे NB RT by P। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा, तो Na और NB भी सेम होंगे, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम A इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ना वॉल्यूम B is proportional to number of moles, so we can write in general that was the Avogadro hypothesis कि volume is proportional to number of moles। which is proportional to number of molecule। number of moles क्या होते हैं 6 into 10⁻23 है ना, into number of moles which is nothing but number of molecules। तो 6 into 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो बस ये बात इंपॉर्टेंट है, राइट। तो VA और VB
अगर सेम होंगे तो Na और Nb को भी सेम होना पड़ेगा। आया समझ में? ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? अच्छे, जस्ट एक जल्दी से एक पोल ले लेते हैं। हेलो, हाँ बोलो। Sir, can you say that Avogadro's hypothesis only works if we compare two gases, for it is a relative quantity? If we compare two gases, Sir, Avogadro's hypothesis can only be seen when two gases are compared, right? Because they have to have same temperature and pressure. correct. So it is a relative quantity. It cannot be applied to an independent gas. अवोगाद्रो हाइपोथेसिस फॉर इंडिपेंडेंट गैस कैसे निकालेंगे? उसके लिए फिर क्या करेंगे? वी कैन ओनली से वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, बस दैट्स इट। Okay. So जैसे मान लो because RT and P remain constant. हाँ, यहाँ पे T और P की वैल्यू क्या है? दोनों के लिए सेम है, दैट इज नॉट चेंजिंग। Yes. Okay, so for independent gas it cannot be calculated. क्या It is only कैलकुलेट नहीं just होगा for इंडिपेंडेंट गैस volume के into लिए? number of moles. वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, PV इक्वल्स टू nRT से। हमें इंडिपेंडेंट गैस के लिए क्या चाहिए? हमें अगर वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, वी नीड वैल्यूज ऑफ प्रेशर। ये बताओ, ये फॉर्मूला में किसी गैस के लिए लगा सकते हैं? Yes, sir. तो बस अगर आपको ये वैल्यूज पता है, मान लो कोई भी 3 वैल्यूज पता है, तो चौथी वैल्यू निकल जाएगी। Okay, but the pressure and temperature, they should be a particular value, right? For like 300 Kelvin or करेक्ट 1 atm for pressure. Okay. So for particular quantity, Correct. yes. हाँ Okay. Got it, sir. ठीक है। पोल का क्वेश्चन केवल इतना है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, ओके, नेक्स्ट डाउट। सर आप ये एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस जो आपने अभी बताया वो बता सकते हो इस इक्वेशन के रिलेटेड? हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ ना, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या था? अगर कोई दो गैसेस है ना, और एनी टू गैसेस इफ दे हैव कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हैविंग सेम वॉल्यूम, ठीक है, वो दोनों कांस्टेंट और टेम्परेचर प्रेशर पे हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर मतलब दोनों का एक ही टेम्परेचर और प्रेशर है, और उनका वॉल्यूम भी सेम है। तो क्या होगा? देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस गैसेस विल आल्सो बी सेम। बस इतनी बात है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे सेम हो जाएंगे? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाएंगे। यहाँ पे हमने समझाया है, VA है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो गए। तो V और VB सेम कैसे हुआ? अगर है तो, मैंने ये अगर कहा है अगर तो है। ओके, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? तो यहाँ पे एक टर्म आता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या है? STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP। ठीक है, नाउ टेम्परेचर क्या लेते हैं हम? स्टैंडर्ड टेम्परेचर we are taking as 273 Kelvin, ठीक है, बी प्रिसाइज 273.15 Kelvin, बट आप ये वैल्यूज ये ले लोगे 273। ठीक है, प्रेशर में दो चीजें हैं। पहले ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से वी यूज टू टेक 1 atm विच इज ओल्ड डेफिनेशन, एंड न्यू डेफिनेशन के हिसाब से 1 bar विच इज न्यू डेफिनेशन। सो यहाँ पे दो है ना, पुरानी बुक्स में ये दे रखा है, नई बुक्स में ये दे रखा है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए अभी भी क्वेश्चन जो आते हैं उनमें आप ओल्ड डेफिनेशन ही लेते हैं, मैं बता दूंगा अभी।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हो गया, ये एसटीपी हो गया। अब अगर हमें एसटीपी में 1 मोल का वॉल्यूम लिखना है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP will be 22.4 liter according to old definition and 22.7 approximately according new definition। ठीक है, 1 मोल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम आपको पता चल गया। ठीक है, देख लेते हैं अपना जो फॉर्मूला हमने देखा था, तो PV इक्वल्स टू NRT, V इक्वल्स टू NRT बाई P। N की वैल्यू क्या है 1, R आपने लिख दिया, T की वैल्यू क्या है 273 डिवाइड बाई P की वैल्यू क्या है 1, ठीक है 1 ATM लेट्स से, है ना। तो R की वैल्यू आप ATM वाली लिख दोगे, तो 0.0821 इंटू 273, इसको सॉल्व करोगे तो इससे आ जाएगा 22.4, वॉल्यूम क्या आ गया 22.4 लीटर। एसटीपी पे 1 मोल गैस, कोई भी गैस हो, है ना, that will occupy 22.4 liter। हाँ बोलो गौरांश, क्या डाउट है? यस सर, ये जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस के ऊपर जो प्रेशर लिखा है आपने ओल्ड का, सर न्यू में क्या लिखा है ये 1 बार? बार। अच्छा ठीक है सर, 1 बार, ठीक है सर। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है यहाँ से कि 273 R इज नथिंग बट 22.4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आगे कैलकुलेशन में हेल्प करेगा ये। 273 R इज 22.4। अब 22.4 का किसी को अगर फॉर्म मतलब वो नहीं याद है तो इसको लिख सकते हैं आप 4 इंटू 5.6, 2 इंटू लेट्स से यू कैन राइट 11.2 और इक्वल लिख सकते हैं 8 इंटू 2.8, है ना। ये यूनिट कन्वर्जन फायदे में देंगे 22.4, और ये कहाँ फायदे में देंगे, कट करने में, है ना। बार बार आपको 2 से कट करना पड़ेगा नहीं, आप डायरेक्टली समझ जाओगे। 14 की टेबल पता है, 7 की टेबल तो पता ही होगी, राइट। सो यू कैन सॉल्व बाय दैट, है ना, कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? एसटीपी समझ में आ गया। तो यहाँ से समझ में आया कि मोल्स कैन बी रिलेटेड इनटू वॉल्यूम एट एसटीपी। 1 मोल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, 10 मोल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 224 लीटर, 5 मोल्स लिखेंगे तो ऐसे ही हम लिखते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब मोल्स के साथ साथ हम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हम रिलेट कर सकते हैं, मोल्स के साथ साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी रिलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल निकालेंगे, मोल से वॉल्यूम निकालेंगे। समझा? कोई डाउट यहाँ पे? तो लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एट एसटीपी। Relation between mole and STP, 1 mole is equals to, आपको ये याद रखना है अभी टाइम being। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने यूनिट वगैरह बताई है ना, ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, सो दैट वी कैन गेट इनटू दिस पार्ट। ठीक है, हम इस पार्ट पे आ जाए। फॉर द टाइम बीइंग मोल कॉन्सेप्ट के लिए केवल इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट एसटीपी, बस, है ना। फॉर द टाइम बीइंग केवल आपको बस ये याद रखना है, 1 मोल इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ एनी गैस equals to 22.4 liter at STP। Sushti, they will mention temperature and pressure value। ठीक है बेटा, they are going to mention कि यहाँ पे
है ना, STP पे आपको लेना है, और they will mention any other value. So we can write relation between number of molecules, mole and volume. So अब मैं जो पुराने फॉर्मूले हैं उनसे जोड़ के एक नया फॉर्मूला बना देता हूँ, है ना। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स is given mass divided by molar mass, which is also equals to number of molecules divided by Na, and that is also equals to volume of gas at STP divided by 22.4. ठीक है, तो 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर, मान लो x लीटर इक्वल्स टू, है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, x लीटर दे रखे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 22.4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 22.4 से 22.4 को डिवाइड करो तो क्या वैल्यू आई, 1, राइट। यहाँ पे अगर 44.8 लीटर होते हैं, उससे 22.4 को डिवाइड करो तो क्या वैल्यू आएगी, 2, है ना, 2 मोल्स। तो 2 मोल्स इक्वल्स टू हाउ मेनी, 2 into 22.4, 44.8 लीटर, है ना। तो चाहे रिवर्स देख लो, तो जितना भी वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइड बाय 22.4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ गैस। ये बात समझ आ रही है ना, इसमें कोई किसी फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम, तो ये आपको याद रखने फॉर्मूले। अब कोई आपसे इधर का उधर कन्वर्जन कराए तो आप कर लोगे, आपसे अगर वॉल्यूम पूछा जाए और मास दे रखा हो, ऐसा कुछ भी हो तो आप कर लोगे, राइट। सो लेट्स से एक जस्ट जल्दी से क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट। फाइंड वॉल्यूम ऑफ 144 ग्राम O2 गैस एट STP। हाँ, क्वेश्चन में अगर STP दिया हुआ है तो ये डेटा यूज करना है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या प्लीज? सर वो रिलेशन था ना, 273 R is equal to 22.4। हाँ सर, उसके राइट पे क्या लिखा है सर आपने? ये कन्वर्जन लिखे हैं, यूनिट मतलब इनको और क्या लिख सकते हैं, 22.4 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 5.6, 8 into 2.8 ऐसा करके लिख सकते हैं। कहाँ यूजफुल होगा, कट करने में। ओके ओके, कहीं ठीक पे है। कट करना हो तो 20 या मल्टीप्लाई करना हो तो 22.4 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना टेबल। हाँ हाँ, तो आपको मल्टीप्लाई करना आएगा, कट करने में इसमें फायदा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके भाई, सबको निकालना है आंसर। चलो, जो आंसर्स मुझे मिल रहे हैं उनके बेसिस पे आई विल राइट ऑप्शंस एंड देन आई विल से ABCD। सो A ऑप्शन आई गॉट, लेट्स से 101.25 something. B option I got is 201.6. C option I got, let's say 87.6.
एंड और कोई यूनिट वैल्यूज जो मुझे मिल रही हैं बार बार, एंड ठीक है। तो डी तो चलो समझ में ही आ गया है ना कि अभी कोई नहीं आ रहा है तो लीव इट। चलो भाई जल्दी से बता दो आंसर। लॉन्चिंग अ पोल, तो डी छोड़ देना है, फर्स्ट 3 में बता दो। हाँ भाई तो इसमें क्या करना था, इसमें जो कंफ्यूजन हो सकता है वो है O2 के ऊपर। तो O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 16 या 32, पहले ही बताओ। O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 32 क्लियर है, किसी ने 16 लिया है उसका आंसर गलत आएगा, है ना। अब O2 के साथ आयरनी क्या है कि एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो कई बार 8 को डबल कर देते हैं लोग, 16 लिख देते हैं। हमें मास पे खेलना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो O2 का कितना हो गया, 32, है ना। जिन्होंने 8 इंटू 2 करके 16 लिखा है वो गलत है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया अपना, 32 AMU, और यू कैन से मोलर मास 32 ग्राम। बस अब इससे हमें एक मोल का मास पता चल चुका है। नाउ वी कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स is nothing but 144 divided by 32. We will do the calculation in the end, which is also equals to volume at STP divided by 22.4. बस अब इसको इधर ले जाओ, सॉल्व कर लो। 144 divided by 32 into 22.4. So सॉल्व करेंगे, मान लो 16 से जाएगा ये 9 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, हो गया 11.2। तो 11.2 into 9, इससे कितना आ जाएगा, ये 99 and 100.8। ठीक, ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलते हैं आगे। So yes, over here we are not getting any option, so yes, this is 100.8। ठीक है, अनदर ऑप्शन, तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट है लॉ, केमिकल लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा समझा देता हूँ केमिकल लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। So पहला लॉ है, लेट्स से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑल दीज लॉज आर वेरी ओल्ड लॉज, ठीक है। Law of conservation of mass. So I have told you this part कि law of conservation of mass ये बोलता है कि mass या atom है ना is not going to create during any reaction. Any chemical reaction is just a rearrangement of atoms, ठीक है। तो mass is going to remain constant, है ना। total mass reacted, जितना भी मास रिएक्टेड होगा उसी के हिसाब से प्रोडक्ट विल फॉर्म ना। टोटल मास रिएक्टेड इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन शॉर्ट में लिख सकते हैं कि मास, और वी कैन से केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन मास ऑफ reacted is equals to mass of
प्रोडक्ट फॉर्म, है ना. दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर केमिकल रिएक्शन. ठीक है, only for chemical reaction. So if we are going to say nuclear reaction, तो वहाँ पे ये valid नहीं है, है ना. Mass of reactant reacted is equals to mass of product form. Or we can say any chemical reaction is rearrangement of atoms. Rearrangement of atoms. जैसे समझ लेते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम का मतलब क्या है. जैसे मान लो मैंने लिखा H2 plus O2, 2H2 plus O2 forms 2H2. Let's say I have written this reaction. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलके, है ना, H2O लिक्विड बना रही है. इसका मतलब क्या है, गैस. इसका मतलब क्या है, गैस. इसका मतलब क्या है, लिक्विड. तो कई बार ऐसे सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कौन सी स्टेट में है. ठीक है, O2 and H2 मिलके यहाँ पे H2O बना रही है. तो O जैसे मान लो H2 है, H2 का मॉलिक्यूल बनाया हमने, O2 का मॉलिक्यूल बनाया. तो बस अब यहाँ पे क्या हुआ, if you are going to see then these two, let's say over here, है ना, ये क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे ऐसे, दो H2O के मॉलिक्यूल. So you can see the number of atom has not created or destroyed. It's just the representation has changed. अभी ये दोनों हाइड्रोजन साथ में थे, अब ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन एटम के साथ में. Got it? समझ में आ रहा है? So that's why mass is going to remain conserved in the chemical reaction. So we can say hence so atoms will not be created or destroyed during chemical reaction. ये बात भी आप लिख सकते हो ऐसे. Hence mass will remain conserved. ठीक है. अब ये एक्चुअली इसके लिए आपको याद रखना है कि कितना रिएक्टेंट रिएक्ट किया गया. आई हैव सेड कि रिएक्टेड. कई बार क्या होता है कि कुछ जैसे रिएक्टेंट हमने लिया, कोई भी रिएक्टेंट लिया और उसमें से पूरा का पूरा रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं किया. ठीक है, कुछ मान लो रह गया, है ना, पूरी रिएक्शन नहीं हुई. तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि कितना रिएक्टेंट रिएक्ट किया गया है. जैसे मान लो व्हाट आई एम सेइंग इज I am, let's say, burning a magnesium wire in presence of oxygen and it is forming MgO. That's it. ठीक है, तो अगर ये पूरा जैसे बर्न हो गया, let's say if I have said कि 24 ग्राम, ठीक है, मैंने मैग्नीशियम वायर लिया और मैंने उसको पूरा बर्न कर दिया, completely I have burned it. ठीक है, तो इसमें मुझे चाहिए होगा 16 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है. 24 प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे 40 ग्राम बनाएगा. ठीक है, तो ये फुल रिएक्शन है. लेकिन लेट्स से अगर केवल 12 ग्राम ही रिएक्ट किया, जैसे अभी सुन लो, 12 ग्राम ही रिएक्ट किया, तो यहाँ पे यूज हो गया 8 ग्राम. 12 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए 8 ग्राम यूज होगा, बट एक्चुअल में आपने शुरुआत में कितना लिया था, 24 ग्राम. तो अगर आप मास ऑफ रिएक्टेंट लिखोगे तो गलत हो जाएगा. मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, जबकि प्रोडक्ट कितना बनेगा, 20 ग्राम. तो क्या नहीं लिखना है, मास ऑफ रिएक्टेंट, क्या लिखना है, मास ऑफ रिएक्टेड रिएक्टेंट, है ना, कितना मास रिएक्ट किया गया है, केमिकल में रिएक्शन में यूज हुआ है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मैं क्या कह रहा हूँ, है ना. तब फिर यहाँ पे गलत आने लग जाएगा आपको कि मास ऑफ
let's say mass is not going to conserve. ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने ऊपर रिएक्टेड लिखा था. यू जस्ट, ये है कॉन्सेप्ट एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट कि ये छोटी छोटी बातें जो बच्चे भूल जाते हैं उनको ध्यान रखो, उनको क्लियर रखो. ठीक है, ठीक है. मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड. बोलो बड़ी देवांशु. सर आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो जो आपने अभी रिपीट किया. मैं ये कह रहा हूँ, मान लो मैंने बोला कि मैंने 24 ग्राम मैग्नीशियम लिया, है ना, ये 24 ग्राम लिया, तो इस 24 से ग्राम से रिएक्ट करेगा 16 ग्राम ऑक्सीजन. ठीक है, ये आगे हम पढ़ाएंगे स्टोइकियोमेट्री में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. जिनको आता है वो शायद समझ सकते हैं. 24 ग्राम से 16 ग्राम रिएक्ट करेगा और ये 40 ग्राम बनाएगा. ठीक है, ये तो हो गई कंप्लीट रिएक्शन, 100% रिएक्शन. पर लेट्स से रिएक्शन हुई केवल 50%. 50% रिएक्शन हुई जिसमें ये केवल 12 ग्राम बर्न हुआ. 12 ग्राम के हिसाब से 8 ग्राम चाहिए होगा, तो ये रिएक्टेड है. बट एक्चुअल में आपने कितना लिया था? 24. तो आपको याद रखना है रिएक्टेड मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो 20 ग्राम मिल जाएगा. तो यहाँ वैलिड है. लेकिन अगर आपने 24 मान के कर लिया तो बन जाएगा 32, तो गलत आ जाएगा आंसर. तो यू हैव टू रिमेंबर मास ऑफ रिएक्टेड रिएक्टेंट किसी भी पॉइंट पे. ठीक है, ओके सर. अरे भाई लिमिटिंग पे मत आओ, फिर वही बातें पल्लव जो पढ़ा रहे हैं वो जो पढ़ो ना. अभी आएंगे ना, सब कराएंगे. अगर आप लोग इतना इतना जल्दी जल्दी समझते जाओगे तो जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे. ठीक है, चलते हैं अभी आगे. फिर सेकेंड मास क्या है, सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये कि किसी भी सोर्स से आप कोई भी सब्सटेंस ले आओ, उसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स होंगे उनका मास रेशियो सेम होगा. मतलब एग्जांपल लिख लेते हैं. ठीक है, तो लॉ में क्या है कि मास रेशियो, पहले लिख लेते हैं मास रेशियो ऑफ ना वेट रेशियो, mass ratio of elements in any compound will have constant, let's say, ratio irrespective of source of that compound. मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये भी समझ सकते हो कि फॉर्मूला फिक्स है. कहीं से भी अगर आपने वाटर ले लिया तो वाटर का मतलब H2O ही है, चाहे वो आपने समुद्र का ले लिया हो, कहीं पे है ना पहाड़ों से उठा के लेके आए हो, आइस को पिघला के बनाया हो, कहीं पे भी हो. अगर पानी है तो पानी हमेशा H2O ही बोला जाएगा. ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है. सेम रहने वाला है इसका मतलब क्या है कि उनका जो वेट रेशियो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू फिक्स है. नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू फिक्स है तो मास भी फिक्स हो गया. समझ में आया ये? वेदर इट इज सिंथेसाइज्ड और नेचुरली, यस. तो लेट्स से अगर हम एग्जांपल लिख लेते हैं CO2 है ना इन एटमॉस्फेयर, इट इज हैविंग 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन. तो 1 कार्बन का मतलब क्या हुआ? 12 ग्राम. 2 ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? 2 × 16 ग्राम. तो इनका वेट रेशियो क्या आ गया? मास रेशियो यहाँ पे is 12:32 और यू कैन से 3:8. तो ये कह रहे हैं कहीं पे भी 3:8 का रेशियो मिलेगा अगर कार्बन और ऑक्सीजन का,
तो वो CO2 ही होगा। ठीक है, CO2 यहाँ पे हो गया। एंड या फिर आप इससे भी बोल सकते हो 3:8 का रेशियो होगा तो फॉर्मूला जो है वो CO2 ही बनेगा। तो एटमॉस्फेयर में CO2 ऐसे हो गया। मान लो हमने कहीं पे हीट करके डिकम्पोजिशन से CO2 बनाया हो, CaO + CO3, CaO + CO2 है ना, केमिकल रिएक्शन में हमने CO2 बनाया हो, ठीक है, तो भी क्या होगा, CO2 का जो भी इसका सोर्स है ना, यहाँ इसका सोर्स क्या है, इन केमिकल रिएक्शन। और यू कैन से थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। इस केमिकल रिएक्शन में ये CO2 बन रहा है, वॉट एवर इज द सोर्स, वेदर इट इज इन एटमॉस्फेयर और किसी केमिकल रिएक्शन से बन रहा हो, CO2 ही रहेगा। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन 3:8 का रेशियो आ जाएगा, 3:8। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि जब भी कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो उनमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो वेट रेशियो है वो फिक्स है। irrespective of the source of that compound, source. Multiple proportion next है, law of multiple proportion। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब यही है कि एक दो एलिमेंट है ना, अगर आपस में कंबाइन होंगे तो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है, और जब वो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ समझाने के लिए। सो लेट्स से इफ आई एम सेइंग बिटवीन H2O एंड H2O2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन से 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन से 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। सो दे आर सेइंग कि इन एनी टू कंपाउंड्स if one element is reacting with the constant mass of other element, no, one element is reacting with the constant mass of other element, यहाँ पे देखो 2 ग्राम 2 ग्राम है, तो इनका जो वेट रेशियो होगा वो क्या होगा, एक है ना सिंपल रेशियो होगा, दैट इज गोइंग टू बी हैविंग ए सिंपल रेशियो। अब तुम ये सोच रहे होगे कि इतनी बात ये घुमा के क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ओल्डर टाइम पे ये जो रिप्रेजेंटेशन थे ये नोन नहीं थे, सारी बातें वेट को लेके होती थी, है ना। मतलब जैसे आपके सामने पानी रखा हुआ है, आपको नहीं पता ये H2O है, यू कैन जस्ट ओनली सी द पानी वाटर, है ना। हो सकता है किसी ने H2O2 बना लिया हो, हम केमिकल रिएक्शन करके H2O2 है, दे डोंट नो द फॉर्मूला। अब ये वो लोग क्या करते थे, वो ये चेक करते थे, उसको तोड़ने की कोशिश करते थे, कितना यूज हुआ कितना खत्म हुआ। तो ओल्डर टाइम में सारी कैलकुलेशन मास पे होती थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है कि सारी कैलकुलेशन मास पे हो रही है। तो वो देख लेते थे कि देखो भाई 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो ये पानी जैसा बन गया, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन लग गया, ये भी है ना वो H2O2 बन गया, राइट। सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया। सो दे आर सेइंग कि अच्छा यहाँ 16 लगा, यहाँ 32 लिया, तो इनके बीच में क्या हो सकता है ना, मल्टीपल प्रोपोर्शन हो सकता है। दे आर गोइंग टू हैव लाइक दिस टाइप ऑफ सिंपल रेशियो बिटवीन देयर मासेस, इसलिए सारी बात मास पे हो रही है ना। अगर फॉर्मूले के टर्म्स में बोले तो क्या बोलेंगे कि H2 और O2 आपस में जब भी कंबाइन करेंगे तो है ना कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम से अगर ऑक्सीजन लेट्स से रिएक्ट कर रहा है तो उसका खुद का जो भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होगा, रेशियो, सिंपल रेशियो। खुद का रेशियो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। जैसे एक और एग्जांपल लिख लेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड बना रहे हैं, NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, तो सबको N2 के टर्म्स में लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं जस्ट फॉर अजम्पशन कि ये लिखा है N2O2, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हर जगह पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं,
उनसे ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। So you can see there is going to be a simple ratio. There is not going to be a ratio जहाँ पे 1:1.5 आ जाए, है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। So this is what they are saying, है ना। मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आ गया, इसको आप इससे लिख लेना एटॉमिक स्ट्रक्चर में। Just go through it and then you can write. यही कहीं पे दे रखा है मोल कॉन्सेप्ट के आसपास। I think I don't know कहाँ दे रखा है। So just find and then you can write. डेफिनेशन लिख लेना अच्छे से ताकि आपको समझ, मेरा काम है समझाना, तो मैंने यहाँ समझा दिया। उसमें कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो and people can leave. Sir, actually, I had a doubt in the first law. Scroll up. एक मिनट। Sir, in that example of magnesium and oxygen, I wanted to ask that why did we take the mass as 16 gram? क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन होता है, वो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्री, ठीक है। तो उससे हम देखेंगे कि यहाँ पे देख भी सकते हो वैसे कि 2 मॉलिक्यूल और 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। यस सर। है ना, तो हम बोल सकते हैं 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। यस सर। 2 मॉलिक्यूल 1 से रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करेंगे। यस यस। तो बस मास लिख लो, 2 मोल का कितना हो गया, 48 ग्राम। ये कितना हो गया, 32 ग्राम। 48 gram is reacting with 32, or you can say that 24 gram is going to react with 16. Okay, got it. ठीक है। Yes, any other doubt? जल्दी पूछते जाओ। गुड मॉर्निंग सर। सर एसटीपी में जो आपने 2 बोले थे, मतलब प्रेशर के लिए और वॉल्यूम के लिए, एक ओल्ड डेफिनेशन और एक न्यू डेफिनेशन वाला, सर उसमें मतलब उसका यूज कैसे होता है, मतलब दोनों का जो दोनों वैल्यूज। मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि बाद में कई बच्चे बोलेंगे कि सर 22.7 हमने कहीं लिखा है, तो दोनों बातें यहाँ बता दी हैं, ठीक है। तो नई बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह में 22.7 दिया है, बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए अभी तक जनरली 22.4 लेते हैं। अगर दे वांट टू लेट्स से आस्क यू कि आपको नई डेफिनेशन के हिसाब से लिखना है तो 22.7 लिख देना। अच्छा, मतलब सिर्फ ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए दिया है ना? हाँ, ये इंफॉर्मेशन के लिए है, और मतलब आप कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में क्या यूज हो रहा है। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। आपको मैंने डाउट ग्रुप पे एक डाउट भेजा था सर, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। बेटा मैं बहुत बिजी था, मेरे प्रॉब्लम है, अभी मेडिकल इमरजेंसी चल रही है। ओके ठीक है सर। हाँ बोल दो, आप अभी बता दूंगा मैं। नहीं सर, वो डीपीवी में प्रैक्टिस नंबर 4 में वो रेशियो में 8:9 कुछ तो था सर, वो लगता है रॉन्ग है वो। आप आंसर मत देखो, पहले आप सॉल्व कर लो जरा। सर सॉल्व क्या, आंसर वो पता नहीं, ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है। 8:9 दिखा रहा है और ऑप्शन में 1:2 है। ठीक है, मैं देखता हूँ अभी। ओके, कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? सर मानपाड़ा। ठीक है, बोलो। और नेक्स्ट, एनी अदर डाउट? हाँ बोलो फास्ट। हाँ सर, आपने जो अभी लेटेस्ट डीपीपी भेजा है ना सर, उसका डिस्कशन आप करोगे सर? यार उसका डिस्कशन ग्रुप पे ही कर लो, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं, और जिस स्पीड से चल रहे हैं वो उससे लग रहा है कि फिर और टाइम चाहिए होगा कवर करने के लिए। ठीक है,
ओके सर। तो वो डिस्कशन वाला पार्ट आप Bye, ग्रुप sir. पे करते रहेंगे और मुझे बताते रहो, मैं भेज दूंगा डाउट आंसर्स। हाँ ठीक है सर। ओके बाय सर, हैव अ नाइस डे। ओके सेम टू यू। चलो, एनी अदर डाउट? सो वी आर एंडिंग द सेशन। Thank you, sir. Bye, sir.